नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये जो वीडियो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जुड़ी हुई है, जिसको बीएनएसएस बोलते हैं, जिसको पूर्व में हम सीआरपीसी बोलते थे। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता। इसके तहत क्या होता है, जैसे आईपीसी में जो धाराएँ लगाई जाती हैं, उन धाराओं को सीआरपीसी के तहत यानी कि बीएनएसएस के तहत ही एग्ज़ीक्यूट किया जाता है या उस पे सज़ा सुनाने का प्रावधान होता है। तो ये कौन यूज़ करता है? ये वकील और जज यूज़ करते हैं। आईपीसी कौन यूज़ करता है? एक पुलिस ऑफ़िसर यूज़ करता है, जो वर्तमान में बीएनएस हो गया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट 10 ये साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएँगे, जिसमें पूरे आर्टिकल्स को अच्छे से समझाया जाएगा, जिसमें थोड़ा-सा डिले हो रहा है। अभी हाल में आपके काम के लिए इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आर्टिकल्स को रखा गया है, जिसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। 100% पेपर आपका इसी से कंप्लीटली फँसेगा। तो बगैर किसी देरी के हम अपनी इस पीडीएफ को शुरू करते हैं और जैसे कि आपको पता है, ये टेलीग्राम है, इससे पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस लेक्चर के डलने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी प्रदेश में अग्रिम ज़मानत कब नहीं दी जा सकती है? ये किसी की जगह मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात है ना? जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीएनएसएस की धारा 482। अच्छा, 482 धारा किसकी होती है? अग्रिम ज़मानत की, जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, ठीक है? मतलब आपको पुलिस पकड़े उससे पहले ही आप बेल ले लो, ठीक है? तो बीएनएस की धारा 482, पहले इसको 438 कहते थे, में अग्रिम ज़मानत का प्रावधान पहले नहीं था। कहाँ पे नहीं था? उत्तर प्रदेश में नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में यह सुविधा बहाल की गई। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है। तो इसमें सब लोगों को ये समझना है कि अग्रिम ज़मानत जो होती है, एंटीसिपेटरी बेल, 482 के तहत दी जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं-कहीं कुछ-कुछ राज्यों में बंद थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वहाँ पे उनकी हाई कोर्ट्स को पावर दे दी गई है। तो एंटीसिपेटरी बेल कब मिलती हो, कब नहीं मिलती, देखते हैं। किन मामलों में नहीं दी जाती? सबसे पहले, अगर आप कोई ऐसा अपराध करके आए हैं गंभीर प्रकृति की, जैसे किसी की हत्या करके आए, बलात्कार करते कर किया है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ, किसी टेररिज्म एक्टिविटी से जुड़े हुए, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। यदि अभियुक्त फरार हो या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है, भाई आपके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, तो आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। यदि अभियुक्त अभियुक्त मतलब जो जिसके ऊपर मतलब कह सकते हो कोई आरोप तय हुए हो या एफआईआर लॉन्च हुई हो, है ना, कि कोई आपराधिक इतिहास हो, मतलब यहाँ पे दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अग्रिम जमानत में, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई आपराधिक इतिहास है, तो वहाँ पे उसको अग्रिम ज़मानत नहीं दी जा सकती है। जब भी ज़मानत दी जाती है, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि इस अभियुक्त के ऊपर पहले से कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, लिहाजा इसको बेल देने की कृपा करें। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। चौथा पॉइंट होता है, जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि अभियुक्त गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मतलब सीधी-सी बात है कि हमने आपको बेल दे दी है, एंटीसिपेटरी बेल, और अब जाकर के गवाह या सबूतों को क्या कर रहे हैं? नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए कोर्ट आपको ज़मानत नहीं देगा। उदाहरण की तरफ से अगर समझें, अगर किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है, वह पहले से भगोड़ा है, भगोड़ा का मतलब पहले से ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से समझ में आता है कि अग्रिम ज़मानत किन स्थितियों में नहीं दी जा सकती है, और जब दी जाती है तो 482 के तहत दी जाती है। पहला क्वेश्चन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बोलता है, यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करने की इच्छा रखता हो। मतलब कोई भी अभियुक्त है, खुद से कह रहा है कि हम कन्फेशन कर रहे हैं। कन्फेशन का मतलब अपराध को स्वीकार कर रहा है। तो क्या मजिस्ट्रेट ₹150 तक का अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए विशेष समन जारी कर सकता है? तो इस स्थिति को भी समझते हैं, जैसे हाँ, बीएनएस की धारा 229 के तहत यह प्रावधान है, यदि अपराध ऐसा है जिसकी सज़ा केवल जुर्माना है। मतलब कोई भी तुच्छ श्रेणी का अपराध है ना, तुच्छ श्रेणी का अपराध है जिसकी सजा केवल जुर्माना के तौर पे ₹100 सजा जो है, जुर्मा ₹100, ₹200 कुछ भी है,
जैसे कि मान के चलो बीएनएस की धारा सार्वजनिक उपद्रव, अगर ना पता हो सार्वजनिक उपद्रव जिसको पब्लिक न्यूसेंस बोला जाता है, कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो आस-पास के आपके आने-जाने वाले लोगों के साथ दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो आप अपने रोड के बाहर जाल डाल के बैठ गए हो, कोई आकर के फँस के गिर गया, तो वो सार्वजनिक उपद्रव में भी आ जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट ₹150 तक का जुर्माना प्रस्तावित करते हुए विशेष समन जारी कर सकता है ना? इस स्थिति में अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जुर्माना वो भर करके मामला समाप्त कर सकता है। तो बात इतनी सी है, तुच्छ श्रेणी के अपराध में न्यायालय में बगैर उपस्थित हुए आप उस जुर्माने की राशि को जैसे ही जुर्माना जमा कर देते हैं, आपको अपराध से क्या कर दिया जाता है, मामले को खत्म कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाई, तो मजिस्ट्रेट उसे विशेष समन भेज सकता है। समन का मतलब होता है बुलावा कहा जाता है, ठीक है? विशेष समन, वारंट का मतलब गिरफ्तार करने का मतलब होता है। समन मतलब केवल आप तक सूचना पहुँचाना, और समन में लिखा है कि ₹150 जुर्माना भरने का भी विकल्प है तुम्हें, या भाई कोर्ट भी आ सकते हो। तो आप भाई ₹150 भर के अपने मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की स्थिति बनाओगे। तो तुच्छ श्रेणी के अपराध के लिए कॉन्सेप्ट चलता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं, होल्ड करेंगे, वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें विभिन्न अपराध करने वाले व्यक्तियों को एक साथ परीक्षण किया जाता है? मतलब कभी-कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति ने एक से अधिक अपराध किए हैं, है ना? उन सभी अपराधों को एक साथ लेकर के ट्रायल शुरू होना है, उस क्वेश्चन की बात की गई है। तो इन परिस्थितियों में विभिन्न अपराधियों को एक साथ मुकदमे में चलाया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ क्या हैं? जब सभी व्यक्तियों पर एक ही अपराध में सम्मिलित होने का आरोप हो। जैसे मतलब कहने की बात है, एक मर्डर हुआ, उस मर्डर में 5 लोग अभियुक्त देखे गए हैं, सभी लोगों ने मिलकर मर्डर किया हुआ है ना? तो भई सबके ऊपर एक ही मामले में मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है? जब व्यक्तियों ने एक ही कार्रवाई में विभिन्न अपराध किए हों जो परस्पर जुड़े हों, भई कुछ अलग ऐसे हैं लेकिन एक-दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे कोई साजिश, है ना? कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है, तो ये भी क्या होती है, साजिश क्या अकेले रचाई जाती है? लोग मिलकर रचाते हैं। जब अपराध समान प्रकृति के हों और एक ही समय पे हुए, तो इन स्थितियों में व्यक्तियों पे एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है। कौन-सा? एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है, एक ही केस चलाया जा सकता है अगर व्यक्ति ने सम्मिलित होकर अपराध किया है, या एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, या कोई साजिश रची है मिल कर के। तो ये सभी चीज़ें अगर लिंक्ड हैं, तो सभी लोगों के ऊपर एक ही मुकदमे में ट्रायल किया जा सकता है। उदाहरण से जैसे ए, बी और सी ने मिलकर चोरी की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, तो तीनों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। एफआईआर जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, से क्या समझते हैं, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की साक्ष्य के रूप में क्या उपयोगिता है? भाई क्या एफआईआर को एविडेंस के तौर पे भी देखा जाता है या नहीं देखा जाता है, ये भी क्वेश्चन कहा गया है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एफआईआर जो है बीएनएसएस की धारा 173 में इसकी जानकारी दी गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआर के बारे में अगर आपको आर्टिकल पता होना बहुत ज़रूरी है। 173 के तहत एफआईआर की जानकारी मिलती है इस बीएनएसएस में। देखें, तो क्या क्या होती है एफआईआर, क्या होती बताया गया है इस धारा में कि वह सूचना होती है एफआईआर जो किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को दी जाती है। तो एफआईआर क्या है? वह पहली सूचना किसी संज्ञेय अपराध की बारे में जानकारी देने के लिए जो पुलिस को जो सूचना दी जाती है उसको हम एफआईआर कहते हैं। संज्ञेय का मतलब जो बड़ा अपराध होता है, असंज्ञेय मतलब जो छोटा अपराध होता है, बड़ा अपराध मतलब हत्या, लूट वगैरह, ये संज्ञेय अपराध में होते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गई, एफआईआर की परिभाषा लिखनी होगी, तो क्या लिखेंगे? वह सूचना जो किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है उसको हम एफआईआर कहते हैं। क्लियर? इसकी बात की गई धारा 173 में। अच्छा, इस एफआईआर को साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, एफआईआर मूल सूचना का दस्तावेज होता है। मतलब कहने की बात है मूल सूचना की, भाई असली सूचना जिसने दी है कि कहीं पे हत्या हुई है, उस हत्या के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने जानकारी दी, तो वही मूल सूचना तो हो गई, तो मूल सूचना का दस्तावेज है। इसे साक्ष्य के रूप में पूर्ण प्रमाणित नहीं माना जाता, लेकिन यह गवाह की विश्वसनीयता को जांचने में उपयोग किया जाता है। भाई एफआईआर में कोई पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट के आधार
पे कोई व्यक्ति अपनी गवाही दे रहा है, क्या वो गवाही सही दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो विश्वसनीयता को चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एफआईआर का साक्ष्य के रूप में उपयोग होता है ना? इसका प्रयोग क्रॉस एग्जामिन में होता है, जिरह में किया जाता है, गवाह को फँसाने के लिए कि एफआईआर में तो ये बात की गई है, लेकिन तुम तो ऐसा बोल रहे हो। इस तरीके से चीज़ों को पलटा जाता है ना? जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी की रिपोर्ट पुलिस को देता है और एफआईआर दर्ज होती है और बाद में वह व्यक्ति कोर्ट में यदि बयान बदलता है, तो पुरानी एफआईआर में जो जाँच है, उसी से यहाँ पे क्या होगी, जिरह होगी, जो कन्क्लूज़न निकलेगा, निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपराधों का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा से संबंधित उपबंधों के बारे में समझाएँ। अच्छा, परिसीमा आपको ना पता हो तो बता दिया जाए, परिसीमा का मतलब होता है लिमिटेशन, लिमिट, कि इस लिमिट के अंदर आपको रहना है। वो समय की बाध्यता की बात की जाती है, ध्यान रखेंगे। परिसीमा जहाँ मतलब आएगा, उसका मतलब उस समय के अंदर, मतलब आपको बोल दिया है कि 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी है। अगर आप केस हार जाते हो आज, तो 60 दिन की परिसीमा हो गई, ठीक है? आप समझते हैं। तो परिसीमा का उपबंध इस बीएनएसएस की 515 से लेके 521 के अंतर्गत देखने को मिला है। इस चैप्टर नंबर 37 में देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखते हैं। तो बीएनएसएस के अध्याय 37 में बताया गया है कि कुछ अपराधों के लिए न्यायालय एक निश्चित अवधि के भीतर संज्ञान ही ले सकता है। सीधी-सी बात है, न्यायालय एक निश्चित अवधि के भीतर ही संज्ञान ले सकता है। यदि निर्धारित अवधि के बाद शिकायत दर्ज की जाती है, तो न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं लेगा। यह सिद्धांत जो है न्याय के विलंब को रोकने के उद्देश्य के लिए रखा गया है। कहने की बात क्या समझाई गई है कि न्यायालय किसी भी मामले को, मान लीजिए आज आपके साथ दुर्घटना घटी है, आप जा रहे हो 5 साल बाद कोर्ट में कि सर हम 5 साल पहले हमारे साथ दुर्घटना घटी है, तो वो एक कॉन्सेप्ट लगा देगा धारा से आपकी जो कह सकते हो परिसीमा वाला, बोलेगा भाई लेट हो गए, हम अब नहीं सुन सकते हैं। तो इसलिए न्याय में विलंबिता को रोकने के लिए ये मुद्दा रखा जाता है। अब अवधियाँ समझते हैं। अवधियाँ मतलब परिसीमा की अवधि। तो देखें, अपराध अगर कोई मान लीजिए केवल जुर्माना लगाया है, कोर्ट ने किसी केस में जुर्माना लगाया है या जुर्माने से जुड़े हुए कोई भी मुकदमे हैं, उन केसेस की परिसीमा होती है 6 माह। मतलब छोटे-मोटे ऐसे केस जिनमें जुर्माना लगना है, जैसे आपने कोई भी मान लीजिए आपने कोई भी रेड लाइट क्या कर दी है, क्रॉस कर दी है, तोड़ दी है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर-अंदर भाई कोर्ट में आपके खिलाफ जिस भी व्यक्ति ने, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ने जो भी आपके खिलाफ वो बनाई होगी, कह सकते हो आपकी ब्रेकिंग की जो आपकी फोटो खींची होगी, 6 महीने आपकी उधर कोर्ट में रखनी पड़ती है ना? एक से अधिक नहीं, मतलब 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष परिसीमा, है ना? 1 वर्ष से अधिक, लेकिन 3 वर्ष से तक, 3 वर्ष। कहने की क्या बात है, समझें बात को। क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि मान लीजिए कोई भी अपराध की सज़ा, जिसकी सज़ा 1 साल तक हो सकती है, तो उसकी समय सीमा भी 1 साल रख दी है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो 3 साल तक ही सज़ा है, तो उसके लिए परिसीमा 3 साल रख दी है। इसको एक साधारण तरीके से समझ लें कि मान लीजिए कोई भी ऐसा अपराध जिसमें जुर्माना लगना है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर तक आपके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए, तभी उस पे जुर्माना लगाया सकता है। ऐसा कोई अपराध किया गया जो जिस पे 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है आपके, तो वो 1 साल के अंदर उस मुकदमे को कोर्ट में लाना अनिवार्य है, अन्यथा टाइम बार्ड हो जाएगा, लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि जो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको, तो उसके लिए 3 वर्ष के अंतर्गत आपको कोर्ट में उस मुकदमे को लाना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन 3 वर्ष से अधिक वाली स्थिति में, 3 साल से अधिक वाली स्थिति में कोई ऐसा कृत्य है, जैसे हत्या है, बलात्कार है, तो वो फिर उसके लिए कोई भी टाइम बार्ड नहीं है। आप कभी भी कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। क्लियर? तो इन उपबंधों में धारा 517 कहती है कि परिसीमा की गणना कब से होती है, कि परिसीमा यानी कि टाइम को कब से गिना जाता है। तो अपराध घटित होने की तिथि से, मतलब अपराध आज घटित हुआ तो आज की तारीख, है ना? जो भी है। यदि अपराध का ज्ञान बाद में हुआ, तो ज्ञान की स्थिति से जिस दिन आपको जानकारी प्राप्त हुई, उस दिन से ही गिनती गिनी जाएगी, ठीक है? यदि अपराध करने वाला ज्ञात नहीं था, उसकी पहचान की तिथि से जिस दिन अपराध
किया है जिस व्यक्ति ने, उसकी भाई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही। जिस दिन उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई कि ये व्यक्ति ने अपराध किया, तो उसी दिन से ही समय को गिना जाएगा। उसी दिन से 1 साल, 2 साल या 3 साल, जैसी भी उसने घटना घटाई होगी, उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन सेट हो जाएगा। 18 क्या कहती है? परिसीमा से बाहर रखे जाने वाले समय। कुछ परिस्थितियों में समय को बाहर रखा जाता है, जैसे जो आरोपी है विदेश का हो, दूसरे देश का है, यदि पीड़ित नाबालिग, पागल या असमर्थ हो। भाई इन लोगों को जानकारी ही नहीं है, भाई पीड़ित है, नाबालिग है, पागल है, असमर्थ है, वो भाई समय सीमा से वंचित रहा। क्यों रहा? क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो सक्षम माइंड नहीं है, साउंड माइंड नहीं है, वो असक्षम माइंड वाले हैं, तो इसलिए उनको यहाँ स्थिति दी जाती समय में छूट की, है ना? या यदि न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया गया हो। स्थगन आदेश का मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट बोला जाता है। जैसे आज की तिथि लगी थी किसी भी मुकदमे में, न्यायालय ने बोला हम इसकी सुनवाई 15 तारीख को सुनेंगे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए टाइम बाड़ हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, न्यायालय उसको सुनेगा। यदि सरकारी स्वीकृति की परीक्षा हो, हाँ, सरकार की कोई भी प्रतीक्षा हो रही है, वेटिंग हो रही हो किसी मुकदमे में कि सरकार अपनी पक्ष रखे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 519 कहती है परिसीमा के अंतिम दिन पर अगर न्यायालय बंद हो तब, जैसे यदि शिकायत परिसीमा अवधि के अंतिम दिन न्यायालय बंद हो, तो अगले दिन संज्ञान लिया जा सकता है। सीधी सी बात है। जिस दिन आपकी टाइमलाइन कंप्लीट हो रही हो, उसी दिन कोर्ट भाई बंद है, तो आप अगले दिन भी जा सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर समझते हैं 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं, क्या पुलिस द्वारा अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिए गए गवाहों तथा अभियुक्तों के बयान साक्ष्य में एडमिसिबल हैं यानी कि ग्राह्य हैं? सीधी सी बात है। पुलिस किसी घटना पे जाती है या घटना स्थल पे, वहाँ गवाहों और अभियुक्तों से जो बयान दर्ज करती है, उन बयानों को क्या कोर्ट मानती है, कोर्ट एडमिट करती है? अगर करती है, तो उन बयानों का आपराधिक कार्रवाई में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब समझते हैं। तो धारा 180 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाहों तथा जो एक्यूज्ड पर्सन है, उनके बयान साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई है कि उनके जो भी बयान हैं वो एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट उनको नहीं मानेगा। ले सकते हो, ठीक है। अब कार्रवाई में किस तरीके से उनसे बेनिफिट होता है वो समझते हैं। तो बीएसए मतलब जो साक्ष्य अधिनियम उसके अनुसार बताया गया, यदि अभियुक्त का स्वीकृति बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो, तो वो एडमिसिबल हो। कहने की बात है, किसी अभियुक्त ने अपना कन्फेशन दिया है, किसके सामने दिया हो? किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, तो उसको एडमिट किया जाएगा। क्लियर? पूर्व कथन प्रीवियस स्टेटमेंट 180(3) में बताया गया, किसी गवाह का पुलिस के समक्ष दिया गया बयान क्रॉस एग्जामिन में विरोधाभास दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहने की बात है, पुलिस ने जितने बयान दर्ज किए हैं, ये जिरह में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? जिरह में काम आते हैं। ठीक है। न्यायिक बयान तो मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी गवाह अभियुक्त द्वारा दिया गया साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। सीधी सी बात है कि भाई किसी मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज किए गए हैं, उनको भाई एडमिट किया जाता है। ठीक है। तो निष्कर्ष यही है, पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज गवाहों के बयान केवल सीमित उद्देश्य जैसे विरोधाभास यानी कि जिरह के लिए प्रयोग होते हैं। अभियुक्त की पुलिस के समक्ष दी गई स्वीकारोक्ति ग्राह्य नहीं होती, मतलब कन्फेशन जो होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है जब तक वह मजिस्ट्रेट के समक्ष ना दी गई हो। तो क्लियर हो गए, पुलिस के सामने दिए गए बयान एडमिसिबल नहीं होते, उनको केवल जिरह में प्रयोग किया जाता है, बल्कि जो मजिस्ट्रेट के पास दिए गए बयान को एडमिसिबल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के आपका पुनरीक्षण, जिसको रिवीजन बोलते हैं, संबंधी अधिकार को समझाइए। तो पता होना चाहिए, बीएनएसएस के अध्याय 31 में धारा 336 से लेकर 46 तक रिवीजन की बात की गई है। तो देखते हैं। तो जो यहाँ पे बात की उच्च न्यायालय का रिवीजन का क्षेत्र, मतलब रिवीजन का जुडिक्शन की बात की गई है। तो क्या क्षेत्र होते हैं? उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, आदेश, प्रक्रिया की सही होने की जांच कर सकता है। तो पावर किसके पास है? रिवीजन की पावर किसी भी बड़े कोर्ट को है, बशर्ते यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि
किसी भी अधीनस्थ, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आपकी क्या है रिवीजन करने की पावर होती है। क्या पावर कर सकते हैं? निर्णय, आदेश, प्रक्रिया आदि की जांच कर सकते हैं। भाई किस तरीके की प्रयोग की स्थिति होती है? न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि हो उसका रिवीजन कर सकती हो। भाई आधिकारिकता का अतिक्रमण हुआ है, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, उस बाहर वाले उस चीज पे भी रिव्यू हो सकता है। साक्ष्य की उपेक्षा की गई, विधि की अवहेलना की गई, मतलब एविडेंस को भाई माना ही नहीं गया है ताकि सही एविडेंस था और विधि के विरुद्ध जाकर के तुमने निर्णय दे दिया है, तब भी भाई इसके ऊपर रिव्यू करेगा ऊपर वाला कोर्ट। ठीक है। मुद्दों का सुधार, तो उच्च न्यायालय जो है दोषपूर्ण आदेशों को निरस्त करेगा, संशोधित करेगा या फिर से निर्देश देगा। ठीक है। आदेश पारित करने का विवेकित कार्य या क्षेत्राधिकार न्याय की रक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह नियमित अपील का विकल्प नहीं है। तो इधर क्लियर हो जाता है ऊपर वाले कोर्ट को कितनी पावर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ऑप्शन लेंगे बीएनएस में पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण से जुड़ी हुई विधि की प्रक्रिया वर्णन समझाएं। तो भरण पोषण का एक कॉन्सेप्ट है, 100% में एग्जाम में आएगा, इसको आपको याद रखना है। किसमें है? अध्याय 10 के धारा 144 से लेकर धारा 147 तक ये भरण पोषण का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं। तो इन धाराओं में से कुछ इंपोर्टेंट धाराओं को देखते हैं। धारा 144, भरण पोषण पाने वाले कौन व्यक्ति एलिजिबल होंगे? तो कौन कौन हो सकता है? विधिवत पत्नी, जो पत्नी हो, पत्नी जिसने दूसरा विवाह ना किया हो, है ना। अवयस्क संतान, जिसके अविवाहित या अविवाहित कह सकते हो, अवयस्क संतान जो 18 साल से कम एज का है वो भरण पोषण के लिए योग्य है। अपंग यानी कि जो बच्चा दिव्यांग है वो यहाँ एडमिसेबल है। और यहाँ पे माता पिता वो असमर्थ हैं स्वयं को पालने में। तो ये 3 प्रकार के लोग जो होते हैं, बच्चे, माता पिता और पत्नी, तीनों लोग भरण पोषण के लिए पात्र होते हैं धारा 144 के तहत। और पात्रता के बाद 145 से वो आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं कि हमें भरण पोषण चाहिए है। मान लो कोई महिला है, यानी कि पीड़ित पक्ष मजिस्ट्रेट, यानी कि जो प्रथम श्रेणी का जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसको JMFC बोलते हैं ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी के समक्ष अपना आवेदन पेश कर सकता है कि हमें भरण पोषण या मेंटेनेंस चाहिए। मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टता प्रमाण मिलने पर आदेश जारी कर सकता है। मतलब मदर जो मजिस्ट्रेट है वो प्रथम दृष्टता यहाँ पे क्या करेगा, देखेगा कि हाँ वाकई में तुम्हें जरूरत है, तो प्राइमा फेसी के तौर पे जो उसके सामने सबूत रखे जाएंगे, अगर उसको समझ में आता है कि हाँ ये एलिजिबल है तो दे देगा। ठीक है। 40, अंतरिम भरण पोषण, मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश भी दे सकता है जो कार्रवाई लंबित रहने तक लागू रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भरण पोषण तब तक दिया जाता है जब तक कार्रवाई चल रही है ना, कि कार्रवाई तक भरण पोषण दिया जाए, तो उसको अंतरिम बोल देते हैं। पालन न करने पर दंड, अगर मान ली भरण पोषण का आदेश दे दिया है किसी पुरुष को कि अपनी पत्नी को 10,000 देना है, वो पालन नहीं कर रहा है, तो अवहेलना करने पर अभियुक्त को 1 माह तक की कारावास की सजा दी सकती है। हर महीने के लिए पृथक सजा दी जा सकती है। सीधी सी बात है, इतने दिन नहीं देंगे। अधिकतम राशि की बात की, कानून में राशि की ऊपरी सीमा नहीं बताई गई। मजिस्ट्रेट व्यक्ति की आय और आवश्यकताओं को देखकर ही निर्णय लेता है कि भाई उस व्यक्ति की आय कितनी, 10,000 है तो 3,000 का भरण पोषण हो जाएगा, 1,00,000 है तो भाई 10,000 का भरण पोषण हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पे चीजों को रखा जाता है। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ जजमेंट है, यहाँ पे हमने 2-3 जजमेंट रखे, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब हमने एग्जाम दिया था तभी इनमें से तीनों जजमेंट देखने को मिले थे। सबसे पहला जजमेंट है मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानो बेगम। ठीक है, 1985 का ये जजमेंट है। 5 जजों की बेंच ने यहाँ पे फैसला सुनाया था। बताया था कि धारा 125 CRPC सभी धर्म की स्त्रियों पर लागू होता है, जिसमें मुस्लिम स्त्रियों पर भी ये लागू होगा। पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है, परिभाषा में तय किया गया। परंतु इस निर्णय के बाद मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 बनाया गया। इसके अनुसार 125 CRPC उसके ऊपर लागू फिर नहीं होगा।
समझे क्या कहा गया है? सीधी-सी बात ये की गई है कि मुसलमानों के जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विधि चलता है ना? ऐसे ही मुसलमानों के लिए शरीयत कानून चलता है। तो शरीयत कानून ठीक है चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताया गया है इस वाले मामले में कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत हर महिला को भरण-पोषण का अधिकार है, चाहे वो महिला मुस्लिम हो, चाहे महिला हिंदू है, ठीक है? तो यहाँ भरण-पोषण दिया गया साहबानों को। उसके बाद 1986 में यहाँ पे 1 साल बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष कानून लाया गया भरण-पोषण के लिए, तो उसके बाद फिर 125 की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी सी बात हुई है। तो यहाँ पे साहबानों की वजह से मुस्लिमों के लिए नया कानून आया जिससे महिलाओं को भरण-पोषण भी मिले और उनको 125 के तहत भरण-पोषण मिला था। क्लियर? अब दूसरा केस था गंगा शरण बनाम शकुंतला देवी का। तो यहाँ पे सौतेली माता भी भरण-पोषण का हकदार होंगी। मतलब अगर कोई बच्चे की सौतेली माँ है, वो बूढ़ी होती है, तो बच्चे को उनका भरण-पोषण करना होगा। ये वाले केस में ये बताया गया था। तीसरा केस था इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य का 2007 का मामला है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि मुस्लिम स्त्री 125 सीआरपीसी के तहत याचिका दाखिल कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी बताई गई कि मुस्लिम महिला अपने भाई सीआरपीसी के तहत आवेदन तो दाखिल कर सकती है, ठीक है? और जो 1986 में उसके ऊपर वो मिला है, कह सकते एक्ट बनाया गया था 1986 का, तो उस एक्ट के तहत उनको भरण-पोषण दिया जाएगा क्योंकि उससे पहले 125 के तहत दिया रहा था। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी इससे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है साधारणतः प्रत्येक अपराध की जांच विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अपराध कारित हुआ। इस नियम के अपवाद को समझाएं। सीधी सी बात है, जुरिडिक्शन की बात की गई है, कहने की बात है कि जिस क्षेत्र में क्राइम हुआ उसी क्षेत्र के न्यायालय में उसका ट्रायल होगा, है ना? इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उनको समझाएं। तो ये क्वेश्चन है। तो अध्याय 14 की धारा 197 के तहत बताया गया किस न्यायालय को अपराध की जांच और ट्रायल, विचारण का मतलब होता है ट्रायल, है ना? ट्रायल का अधिकार है। तो इस धारा के अनुसार बताया किसी भी अपराध प्रक्रिया जैसे एफआईआर, जांच, अभियोजन और ट्रायल उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जो उस स्थान पर अधिकार रखता है जहां अपराध हुआ। सीधी सी बात है, जहां अपराध हुआ है उसी न्यायालय क्षेत्र में वहां पर ट्रायल चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई अपराध लखनऊ में हुआ है तो लखनऊ के मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय में उसे विचार करने का अधिकार है, यानी ट्रायल करने का अधिकार है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, क्या होते हैं देखते हैं। धारा 198 में बताया गया है कंटिन्यू ऑफेंस, यदि अपराध एक से अधिक स्थानों पर घटित हुआ हो, है ना? जैसे मानहानि, धोखाधड़ी, तो किसी भी संबंधित क्षेत्र का न्यायालय विचार कर सकता है। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ एक से अधिक स्थानों में व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है ना? तो कोई भी न्यायालय कर सकता है। यहाँ 200 में बताया गया अनसर्टेन जुडिक्शन, जब ऐसा हो कि यदि अपराध कहाँ हुआ है निश्चित न हो पाए तो किसी भी संभावित क्षेत्र में न्यायालय यहाँ विचार कर सकता है, उसको पावर है। और यहाँ पे बताया गया धारा 208 में इफेक्ट इन इंडिया, यदि अपराध भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसका प्रभाव भारत में पड़ा तो भारत के किसी भी न्यायालय में उसके ऊपर अभियोग चल सकता है ना? 202 में ऑनलाइन तरीके से अपराध हुआ है, पोस्टल ऑफेंस हुआ है, डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया अपराध, जैसे साइबर अपराध के मामले में जहां से भेजा गया हो, प्राप्त हुआ है, दोनों स्थानों में न्यायालय अधिकार रख सकते हैं। कहने की बात, जहां से अपराध कराया गया है और जिसके साथ अपराध घटित हुआ है, तो दोनों न्यायालयों को एक पावर दी गई है साइबर अपराध में धारा 202 बीएनएसएस के तहत। ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बोला जा रहा है कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है। मतलब जैसी बात है कि पुलिस जो है बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार कब कर सकती है ना? जबकि उसके पास गिरफ्तारी वारंट ना हो, यानी कि बगैर गिरफ्तारी वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट मतलब जज, ठीक है? मजिस्ट्रेट क्यों बोला जाता है बीएनएसएस में, ध्यान रखेंगे। बीएनएसएस में या तो सेशन जज बोला जाता है, सत्र न्यायाधीश बोला जाता है, या मजिस्ट्रेट बोला जाता है। मजिस्ट्रेट का काम होता है सजा सुनाना और जज का काम होता है
केवल और केवल सिविल मामले देखना ध्यान रखेंगे। तो मजिस्ट्रेट भी क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन, क्या एक साधारण व्यक्ति जिसको प्राइवेट व्यक्ति कह सकते हैं, हम और आप भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? 3 क्वेश्चन है, समझेंगे। सबसे पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, धारा 35 के तहत पुलिस गिरफ्तार कैसे करती है? तो पुलिस बिना वारंट निम्न दिशाओं में गिरफ्तारी कर सकती, तो मतलब सीधी बात है, बगैर वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कंडीशन क्या-क्या हैं? जब मामला संज्ञेय हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो, जैसे हत्या से जुड़ा हुआ मामला है ना? या बलात्कार से जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी भागने की कोशिश कर रहा हो, है ना? आरोप ना करने पर अपराध को दोहराने की संभावना हो, कि भई ऐसी स्थिति हो कि अपराध दोहराया जा सकता है, तब भी गिरफ्तार कर गिरफ्तारी जांच हेतु आवश्यक हो, जैसे गवाहों को बर्बाद करने की संभावना, जैसे कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कुछ कारित करने की कोशिश कर रहा है जिससे कोई भी एविडेंस क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस वहां पे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब कोई जज यानी कि मजिस्ट्रेट किसी की गिरफ्तारी कर सकता है? धारा 41 के तहत जज भी गिरफ्तार कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट स्वयं के समक्ष होते हुए अपराध को देख करके, मतलब उसके सामने कोई अपराध हो रहा है, समक्ष उसके कोई अपराध हो रहा है तो वो गिरफ्तार कर सकता है, या किसी अपराध को सामने से देख रहा है तो भी गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, स्वयं गिरफ्तारी कर सकता है। सीधी-सी बात है, उसके समक्ष कोई भी अपराध कारित हो रहा है तो खुद भी गिरफ्तार कर सकता है और किसी को आदेश भी दे सकता है, जाओ इसको गिरफ्तार करो, ठीक है? एक साधारण व्यक्ति जिसको निजी व्यक्ति बोल सकते हैं, तो धारा 40 के तहत वो गिरफ्तार कर सकता है। तो हाँ, कोई भी व्यक्ति गंभीर अपराध संज्ञेय करते हुए पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब मान लीजिए ए हत्या करके भाग रहा है और बी ने देख लिया है, तो बी ए को क्या कर सकता है, बंधक बना सकता है, जिसको गिरफ्तार करना ही होता है, लेकिन उसे पुलिस के हवाले सौंपना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। परिवाद क्या है? परिवाद को पता होना चाहिए, कंप्लेंट बोलते हैं, ठीक है? तो उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिसमें कोई मजिस्ट्रेट परिवाद किए जाने पर पालन करता है। तो समझते हैं सबसे पहले परिवाद को। अगर परिवाद आपने किसी कोर्ट में दाखिल किया है, तो क्या प्रोसीजर होता है? क्या जज उस पे निर्णय देते हैं? समझेंगे। तो परिवाद ऐसा कथन या जानकारी जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को यह बताने के लिए दी जाती है किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो 2E के तहत इसको परिभाषित किया जाता है। सीधी सी बात यह है कि भाई पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है, ऐसी स्थिति में आप किसी भी जज के पास जाकर, जज मतलब मजिस्ट्रेट के पास जाकर के कंप्लेंट करते हैं एक आवेदन के माध्यम से, है ना? एक आवेदन के माध्यम से कि मेरा एफआईआर दर्ज करवाने की कृपा करें। तो उसी कंप्लेंट को हम बोलते हैं परिवाद। क्लियर? ये 2A में इसकी जानकारी दी गई है। तो एफआईआर को परिवाद नहीं माना जाता है, ठीक है? एफआईआर को परिवाद नहीं माना जाता, ये चीज़ डिसकन्फ्यूजन में ना जाए। अब मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर अपनाए जाने वाली प्रक्रिया, मतलब आपने परिवाद के लिए आवेदन लगाया कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सबसे पहले संज्ञान लेगा, है ना? तो 210 से लेके 22 तक पूरा प्रोसीजर दिया गया। संज्ञान लेगा, कहेगा, मजिस्ट्रेट देखेगा क्या आरोप प्रथम दृष्टता संज्ञेय है या नहीं है। मतलब आवेदन पड़ेगा प्राइमा फेसी शब्द को पकड़ लेना। प्रथम दृष्टता का मतलब होता है कि पहली बार में लग रहा है कि ये वास्तव में संज्ञेय है, असंज्ञेय। संज्ञेय का मतलब पुलिस को तुरंत इत्तला करना ज़रूरी है कि हाँ, विचार करके समझेंगे असंज्ञेय या नहीं है। तो पहली बार में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो उस चीज़ को पकड़ेगा वो, है ना? फिर क्या करेगा? परिवादी मतलब जिसने अपना परिवाद कंप्लेंट दी है, उसके बयान लेगा और गवाहों के बयान लेगा। तो परिवादी और उसके गवाहों को शपथ पर बुला करके बयान दर्ज कराएगा। फिर गवाहों के समन जारी करेगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो अतिरिक्त गवाहों को समन भेज सकता है कि इन गवाहों को बुलाया जाए। समन का मतलब होता है जानकारी देकर के बुलाना। जांच या परीक्षण का आदेश यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट स्वयं जांच कर सकता है। पुलिस को भी जांच के लिए निर्देश दे सकता है, जिसको आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जाओ भाई जांच करके लाओ और रिपोर्ट लगाओ हमें, है ना? फिर जांच आने के बाद है
वो यहाँ पे कंडीशन देखेगा, परिवाद या तो खारिज करेगा या उस पे एफआईआर दर्ज करने की बात करेगा। यदि मजिस्ट्रेट को आरोप झूठे और निराधार लगते हैं तो परिवाद को खारिज कर देगा, है ना। अभियुक्त को समन या वारंट यदि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, पहले ही बार में अपराध लग रहा है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तलब करने के लिए समन या वारंट जारी कर सकता है। तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो सेशन न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायाधीश। अच्छा, सत्र न्यायाधीश देखिए 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं हमारे कोर्ट में। आप देखते हो कहीं पे भी देखते हैं बोला जाता है जनपद न्यायालय, है ना? और लिखा रहता है सत्र न्यायालय। तो क्या मतलब होता है? जनपद न्यायालय का मतलब ये व्यवहार न्यायाधीश बैठते हैं, यानी कि यहाँ सिविल मामले देखे जाते हैं, सत्र न्यायाधीश में क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं। तो बोला गया सत्र न्यायालय में किस प्रकार से सेशन केस का परीक्षण किया जाता है। सेशन केस का मतलब क्रिमिनल केस का, ठीक है। तो केस की शुरुआत के केस के फैसले तक का विवरण समेत धाराओं को समझाएं। सीधी बात, केस कैसे शुरू होगा, अंत कैसे होगा, उन धाराओं का प्रयोग बताएं। तो अध्याय 19 में जानकारी दी गई। 48 से लेकर 260 तक यहाँ पे सेशन कोर्ट में मामलों की ट्रायल से संबंधित या प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई है। तो अध्याय 19 के 248 से लेकर के 260 तक यहाँ पे सेशन कोर्ट क्या करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं। तो प्रक्रिया होती है 248 के तहत अभियोजन द्वारा वाद प्रारंभ। अभियोजन मतलब पक्ष होता है कि जिसके साथ घटना घटी है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ मान लीजिए चोरी हुई है उसके घर में, तो वो पक्ष होगा अभियोजन पक्ष, जिसने अभी योजना बना करके वाद रखा है। तो अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष केस पेश करेगा, ठीक है। अभियोजन पक्ष में जनरली क्या होता है, मान लीजिए आपके साथ घटना घटी तो आपने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके पक्ष से एपीओ यानी कि जो आपका सरकारी वकील होता है वो आपकी तरफ से लड़ाई लड़ेगा, तो वो ही अभियोजन पक्ष हो जाता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, अभियोजन साक्ष्य। अभियोजन पक्ष अपने गवाहों को बुलाता है, मतलब आपके साथ जो भी एफआईआर आपने दर्ज की है, आपके जो गवाह होंगे आप पेश करोगे और दस्तावेजों को भी पेश करोगे, ठीक है। फिर क्या होगा, अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा जिसके ऊपर दोष होना है। तो न्यायालय अभियुक्त यानी कि इसके ऊपर दोष निर्धारित होना है से अभियोजन के आरोप पर उसका कथन पूछेगा कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम बताओ। तो अपना पक्ष रखेगा, ठीक है। तो यहाँ बिंदु तय किए जा रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। फिर बचाव पक्ष का अवसर यानी कि अभियुक्त यानी कि जो दोष होने वाला है उस व्यक्ति को अपनी ओर से गवाह बुलाने की शक्ति दी जाती हो, दस्तावेज पेश करने की। वो अपने आप को दोष मुक्त कराने के लिए जो भी चीजें पेश करेगा कोर्ट वहाँ इसको एडमिट करेगा कि भाई वो बोल रहा है कि हम मौजूद नहीं थे, जैसा भी था, है ना। उसके बाद क्या होगी, जब वो अपनी बात रख देगा उसके बाद बहस होगी, दोनों पक्ष अंतिम बहस करेंगे या फाइनल आर्गुमेंट करेंगे। उसके बाद न्यायालय निर्णय देता है। 58 में न्यायालय अभियुक्त को दोषी या निर्दोष घोषित कर सकता है। दोषी पाए जाने पर सजा सुना दी जाती है। इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपील क्या है। तो अभियुक्त कब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और राज्य कब अभियुक्त के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। तो यहाँ दोनों पक्षों की बात की है। राज्य का मतलब हम जब एफआईआर दर्ज कर देते हैं तो हमारे हिस्से की लड़ाई राज्य लड़ती है यानी कि पुलिस लड़ती है, ठीक है। तो अभियुक्त दोषी होने वाला है और हम होने वाले हैं राज्य। क्लियर रखेंगे। तो अपील कब हो सकती है। तो अपील एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निर्णय से असंतुष्ट पक्ष, चाहे तो वो अभियुक्त हो या तो हम हो, उस निर्णय को ऊपर वाले कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको सजा सुना दी गई है, आप अभियुक्त हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट ने भी भाई कुछ नहीं कहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है। तो अभियुक्त द्वारा अपील, जब अभियुक्त अपील करता है तब क्या होता है। मान लीजिए जब मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध कर दिया अभियुक्त के ऊपर किसी सत्र न्यायालय ने, है ना, और संबंधित धारा 409 के तहत या सत्र न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध है, तो भाई यहाँ पे समझने की बात यह है मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध होगा तो तुम कहाँ जाओगे, सत्र न्यायालय में। जैसे कि हम अगर देखे जाएं कोर्ट सिस्टम कैसे बना रहता है कि सबसे पहले रहता है आपका मजिस्ट्रेट लेवल का कोर्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं अपने मुंसिफ कोर्ट बोल देते हैं ना। उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आपको सजा सुनाई तो कहाँ जाओगे आप, सत्र
सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, ठीक है? और किस धारा के तहत जाओगे? 409 के तहत जाओगे। मान लो सत्र न्यायालय ने आपको भई सज़ा सुना दी तो हाई कोर्ट में जाओगे 409 के तहत, और हाई कोर्ट ने भई हाई कोर्ट से आप असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। विशेष अनुमति याचिका बोलते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 136 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये प्रोसीजर होता है इस तरीके से। मान लीजिए अभियुक्त की जगह पर राज्य यानी कि हम हैं जिसने एफआईआर कराई है। अगर हमें करना है अपील तो किस तरीके से? तो अभियुक्त को बरी कर दिया गया है अगर मान लीजिए, तो क्या करेंगे? राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ना? धारा 19 के तहत 400, है ना? न्यायालय द्वारा सजा अपर्याप्त दी गई है तब भी भाई हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं 418 के तहत। उच्च न्यायालय से असंतुष्ट हैं भाई तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 126 के तहत। धाराएं वही हैं, दोनों लोग अपने पक्ष को लेकर के जा सकते हैं। ये बात क्लियर रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ रहने वाली हैं। यहाँ पे 5-6 टिप्पणियाँ दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अग्रिम ज़मानत जिसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, 482 के तहत ये लगाई जाती है। क्या होता है? अग्रिम ज़मानत वह कानूनी उपाय है जिसमें कोई व्यक्ति यह आशंका होने पर कि उसे किसी गैर ज़मानती अपराध में पकड़े रहेंगे। बात को गैर ज़मानती अपराध ऐसा अपराध जिसमें ज़मानत ना मिलनी हो, में गिरफ्तार किया जाता है तो पहले से ही अदालत से ज़मानत की माँग की जा सकती है। अब सोचने वाली बात है, एंटीसिपेटरी बेल कब माँगी जाती है? जब आपको लग रहा है कि हमें अपने कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलने वाली है। जैसे ज़मानती अपराध होते हैं तो उसके लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, पुलिस पकड़ेगी नहीं। गैर ज़मानती अपराध में ही पुलिस पकड़ती है, जैसे हत्या, मर्डर वगैरह में। तो इस स्थिति में आप एंटीसिपेटरी बेल डाल सकते हो कि आपको पुलिस ना पकड़े, ठीक है? तो एक प्रकार की पूर्व सुरक्षा है। कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि उसे थाने या कोर्ट में आने पर सीधे बेल भी मिल जाएगी। तो ये चीज होती है, ठीक है? दूसरी टिप्पणी है जांच को समझा है तो 2(1) की क्लॉज आई में बताई गई है। 2(i) में बताया गया है जांच यानी कि इंक्वायरी। ध्यान रखेंगे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों अलग चीजें होती हैं। तो इंक्वायरी वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई न्यायिक अधिकारी यह तय करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि के लिए केस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। तो सीधी सी बात है, किसी के ऊपर केस चलना है नहीं चलना है, इस चीज की इंक्वायरी कोई भी एक जुडिशियल ऑफिसर कर सकता है, उसको इंक्वायरी कहेंगे। जैसे यह मुख्यतः कोर्ट में की जाने वाली प्रारंभिक जांच होती है और ट्रायल से पहले की जाती है। सीधी सी बात है, ट्रायल से पहले ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि इस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं चलाया जाना, तो उसको खत्म करने के लिए इंक्वायरी की जाती है। पुलिस रिपोर्ट जिसको पीआर बोलते हैं, इसी को कभी-कभी हम चार्जशीट बोलते हैं, इसी को क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, सभी चीज़ें एक ही होती हैं। तो 2(1) के एस क्लॉज में दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट वह होती है जो पुलिस किसी अपराध की जाँच पूरी करने के बाद किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करती हैं। इसको अन्य नामों से जाना जाता है जैसे चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट या पीआर या पुलिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि अपराध में संज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए। सीधी बात है, उसने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी इसका मतलब है ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। ये चार्जशीट लगा दी कि ये चार्ज बन रहे हैं इसके ऊपर, तो भई वहाँ कोर्ट डिसीजन लेता है कि अब इसके ऊपर ट्रायल चलाए जाने हैं, नहीं जाने हैं, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पे ही चार्जेस तय होते हैं। आप समझेंगे लोक अभियोजक जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो 2(1) के यू सब क्लॉज में ये जानकारी दी गई है। क्या बताया गया है कि भाई कौन होता है लोक अभियोजक? एक सरकारी वकील होता है जो राज्य की ओर से आपराधिक मामलों में अभियोजन का कार्य करता है यानी कि मुकदमों को लड़ता है। सीधी सी बात है, आपने एफआईआर दर्ज की है तो आपके पक्ष से सरकारी वकील जो लड़ता है उसी को लोक अभियोजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका उन्मुक्ति। टिप्पणी नंबर 5 है उन्मुक्ति जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्चार्ज क्या होती है? धारा 250 बीएनएस में बताई गई है कि जब कोर्ट को प्रथम दृष्टया यह लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो उसे मुक्त कर देता है। भाई कभी-कभी ऐसा होता है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन उसे लग रहा है जज को कि भाई इसके ऊपर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो यह ट्रायल शुरू होने से पहले ही अभियुक्त को दी गई एक राहत होती है जिसको उन्मुक्ति बोलते हैं, 250 में बताया गया है।
क्षमीय अपराध यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस 359 में बताया गया है कि ऐसे अपराध जिसमें पीड़ित स्वयं अदालत की अनुमति से या बिना अनुमति के आरोप को माफ कर सकता है। कहने की बात ये है कि एक छोटी श्रेणी की अपराध, है ना? छोटी श्रेणी की कोई भी अपराध हैं, उन अपराध को या तो अदालत कह दे कि भाई माफ कर दो सामने वाले को, है ना? या खुद से ही माफ कर दो, तो ऐसी स्थिति में उनको हम बोलते हैं क्षमीय अपराध, क्षमा कर सकते हैं। 359 में बताया है। कौन-कौन से अपराध होते हैं, जैसे कि मारपीट हुई हल्की-फुल्की, अब क्षमा कर दो, हैं? मानहानि हुई है, तो इस स्थिति में इन अपराधों को क्षमा करने योग्य होते हैं, समझौता योग्य होते हैं ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, आरोप यानी कि चार्ज किसे कहते हैं? तो 34 से 37 तक चार्ज की बात की गई। तो आरोप वह विधिक कथन है जो स्पष्ट करता है कि अभियुक्त ने कौन-कौन से अपराध किए हैं। तो आरोप का मतलब क्या होता है? वे बातें जो बताती हैं कि किसी भी अभियुक्त ने कौन-कौन से कार्य किए, उसने हत्या की, उसने जान से मारने की धमकी दी थी, उसने गाली-गलौज भी की थी, तो तीनों कथन क्या हो गए? ये आरोप हो गए हैं। जैसे चार्ज फ्रेम होना यानी अभियुक्त पर विधिवत रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति होना। तो चार्ज फ्रेम का मतलब यही है कि उसके ऊपर 3 कथन लग रहे हैं, इसकी ये एविडेंस है, यही चार्ज फ्रेम हो गए हैं। क्लियर? अब समझते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसको अन्वेषण बोलते हैं। 2G में बताया गया कि अन्वेषण पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें अपराध के संबंध में तथ्य जुटाए जाते हैं। कोई भी अपराध हुआ उसके संबंध में फैक्ट को जुटाया जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। गवाहों से पूछताछ भी होती है, सबूतों को इकट्ठे भी किए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के अंत में पुलिस रिपोर्ट दाखिल करती है, जिसको पीआर बोलते हैं, इसी को चार्जशीट बोलते हैं, इसी को क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें आगे की कार्रवाई तय होती है अगर पुलिस रिपोर्ट दे दी या चार्जशीट दे दी या क्लोजर रिपोर्ट दे दी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, उन वादों का उल्लेख कीजिए जिनमें अपील नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे वाद होते हैं जिनमें अपील नहीं होती। कौन से वाद होते हैं? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का कोई भी जुर्माना लगा दिए, आप जाओ हाई कोर्ट में जाके अपील करो तो नहीं कर सकते। तो वही बताया गया 417 में कुछ मामलों में अपील नहीं कर सकते। यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर 50 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया तो अपील नहीं कर सकते। जब आरोपी को अधिकतम 3 माह की सज़ा और न्यूनतम जुर्माना दिया गया हो, भई 3 माह की सज़ा दे दी है और जुर्माना दे दिया न्यूनतम, तब भी तुम अपील नहीं कर सकते हो। आरोपी सज़ा के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, स्वीकार कर लेता है ना? ऐसी स्थितियों में अपील नहीं की जाती। यदि किसी व्यक्ति को झगड़ा करने पर 100 रुपए का जुर्माना लगा है तो अपील नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। समन और वारंट को समझाएँ, अंतर को समझाएँ। तो परिभाषा दी गई है, समन किसको बोलेंगे? ऐसा मामला जिसमें अधिकतम सज़ा 2 वर्ष तक होती है, उनको समन बोलते हैं। अच्छा, समन में एक बात तो ये हो गई कि 2 वर्ष तक जिसमें सज़ा हो रही हो उसमें समन भेजा जाएगा, है ना? वारंट मतलब 2 वर्ष से अधिक सज़ा वाले में वारंट भेजा जाएगा। जब किसी ने मान लो हत्या कर दी तो उसको वारंट भेज कर के पकड़ा जाएगा, है ना? और किसी ने भाई साहब एक-दूसरे से झगड़ा किया, मार-पीट हुई तो समन भेजा जाएगा, ठीक है? तो आरोप की बात की जाए तो साधारण और कम गंभीर आरोप होते हैं समन वाले केसेस में। यहाँ पे वारंट में गंभीर अपराध होते हैं, किसी ने बलात्कार कर दिया तो उसके ऊपर गंभीर अपराध हो गया है। चार्ज की फ्रेम यहाँ पे आवश्यक नहीं है। क्या चार्ज फ्रेम करेंगे? यहाँ बहुत आवश्यक है। चार्ज फ्रेमिंग के आधार पर उसको सज़ा सुनाई जाती है, 2 साल से अधिक की सज़ा, है ना? प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, यहाँ प्रक्रिया जटिल होती है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई, ठीक है? तो धारा 117-18 में जैसे पता है कि मारपीट एक समन का मामला है, जबकि 109 हत्या का प्रयास क्या है? आपका एक वारंट का मामला है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या-क्या अधिकार हैं? मान लीजिए आप हो, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद आपके क्या अधिकार हैं, उसकी बात की गई है। तो भाई मौन रहने का अधिकार, है ना? कोई व्यक्ति को अगर कोई जवाब नहीं देना है, तो मौन रहने का अधिकार है। अपने वकील की सलाह लेने का अधिकार है गिरफ्तार होने के बाद। परिवार या मित्र को आपकी सूचना पहुँच जाए, इस चीज़ का अधिकार। आप बोलो कि हमारे परिवार तक ये सूचना पहुँचाओ, तो ये भी आपके पास अधिकार है। अगला है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट सामने पेश करने का अधिकार, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, तभी
आपको आगे रख सकते हैं। मानवाधिकार संरक्षण की बात की गई कि आपको यहाँ पे कह सकते हो निरुद्ध किया गया है, यानी कि रोका तो गया है, लेकिन आपकी ह्यूमन जो राइट्स हैं, उन पे कोई भी आँच नहीं होनी चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स में सबसे बड़ा राइट्स बता दें हम आपको कि कोई भी आपको हैंडकफ नहीं लगा सकता है, यानी कि हथकड़ी नहीं लगा सकता है। हथकड़ी लगाना ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। मेडिकल जांच का अधिकार, भाई आपको लग रहा है कोई स्थिति ऐसी है कि भाई हमारे साथ भी घटना घटी थी लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, तो हमारी भी मेडिकल कराओ। तो गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस थाने में अपनी चुप्पी बनाए रखने का अधिकार एक उदाहरण हो सकता है। तो बात की गई 18 में, पत्नी ने भरण पोषण की व्यवस्था और अधिकार खोने की स्थिति की बात की गई। पत्नी कब अपने भरण पोषण का अधिकार खो सकती है, बताया गया है। तो धारा 144 में पता ही है कि पत्नी को भरण पोषण मिलता है ना। पति पत्नी बच्चे जो हैं उनको भरण पोषण के लिए मांग कर सकते हैं यदि वे स्वयं से अपना जीवन चलाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो न्यायालय भरण पोषण की राशि निर्धारित करता है। पत्नी कब अधिकार खो देती है, ये बात ध्यान रखना है। पत्नी जब अधिकार खो देती है यदि वो व्यभिचार कर रही हो। व्यभिचार का मतलब होता है अवैध संबंध, दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना पति के अलावा। अनुचित कारण से पति से अलग रह रही है, बगैर किसी उचित कारण से पति से अलग रह रही है, तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और उसने पुनः विवाह कर लिया तो भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो पति यदि पत्नी पति से अनावश्यक रूप से अलग रह रही तो भरण पोषण नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बोला गया है कि विभिन्न दांडिक न्यायालयों का गठन, यानी कि जो आपके सेशन जो कोर्ट हैं उनका गठन कैसे होता है, उनके पास क्या शक्तियां होती हैं और उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या होते हैं, इनको पॉइंट वाइज समझते हैं जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले सेशन कोर्ट को देखते हैं। तो सेशन कोर्ट किस लिए यहाँ पे गठन किया जाता है, गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए। किसके लिए, गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए। अच्छा, इसके पास पावर दूसरी क्या होती है, ये फांसी तक की सजा दे सकता है। किस चीज की, फांसी तक की सजा दे सकता है, लेकिन फांसी देने से पहले हाई कोर्ट से एक बार सलाह लेनी होती है। क्लियर। उसके बाद दूसरा होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसको सीजीएम बोलते हैं। तो 7 साल तक की सजा सुना सकता है ये, ठीक है। और होता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं आपकी जेएमएफसी, है ना। तो ये 3 साल की सजा दे सकते हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बैठे मिलते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्लास का होता है जेएम एससी बोलते हैं ना, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, 1 साल तक की सजा। और यहाँ पे कार्यकारी मजिस्ट्रेट शांति भंग रोकने के लिए, जैसे हमने एसडीएम वगैरह अपने क्षेत्र में देखा है या डीएम देखा है, ये कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। ये शांति भंग में चालान बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं पुलिस कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को बगैर वारंट के कब गिरफ्तार करती है, जो ऊपर देखा था हमने, जैसे संज्ञेय अपराध बिना वारंट में गिरफ्तार कर सकती है, उसके सामने अपराध हो रहा है, प्रत्यक्ष अपराध, है ना, या पलायन का संदेश होने पर वो भागने की कोशिश कर रहा है, गंभीर चोट या सार्वजनिक शांति भंग के मामले में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो शांति भंग में जनरली पुलिस गिरफ्तार करती है, हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक पृथक किया जाएगा, इसके अपवाद समझाइए। तो 43 में बताया गया है कि भाई कि अलग अलग आरोप अगर तय हैं तो उसके लिए किस तरीके से ट्रायल होगा। तो एक से अधिक अपराध एक ही कृत्य से जुड़े हों, है ना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग समय पर समान अपराध किया, एक से अधिक आरोपी एक ही अपराध में शामिल हो। तो कहने की बात ये बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग आपने अपराध किए लेकिन उनकी सबकी लिंक एक ही से जुड़ी हुई है, तो हम एक ही ट्रायल चलाएंगे, एक ही मुकदमे में सब पे सजा सुनाएंगे, ठीक है। सत्र न्यायाधीश की प्रक्रिया को समझाएं, ट्रायल कैसे होता है। तो सत्र न्यायाधीश की जो ट्रायल प्रक्रिया है 248 से 60 में देखने को मिलती है, जो हमने ऊपर देखा था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए हमने पॉइंट में दे दिया है। अभियोजन की ओर से चार्ज फ्रेम किया जाता है, यानी कि एफआईआर करने वाले व्यक्ति की तरफ से जो एपीयू लड़ता है, सरकारी वकील, वहां से चार्ज फ्रेमिंग हो जाता है। प्लस यहाँ पे चार्ज फ्रेम के लिए चार्जशीट दाखिल करती है। फिर गवाहों की गवाही होती है, फिर यहाँ दूसरे पक्ष के द्वारा क्रॉस एग्जामिन, जिसको जरा बोलते हैं, फिर अभियुक्त के बयान लिए जाते हैं, फिर अभियुक्त अपना बचाव का पक्ष रखता है, फिर बहस होती है, फिर न्यायालय निर्णय देता है, निर्णय के बाद दंड के आदेश दे देता है, जो ऊपर प्रक्रिया देखी थी हमने।
प्रश्न नंबर 23 है संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। मतलब कोई भी अपराध ऐसा है जो संज्ञेय है, यानी कि उच्च श्रेणी का अपराध है, हत्या बलात्कार से जुड़ा हुआ, तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? 173 के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद फिर जांच प्रारंभ कर देगी, फिर साक्ष्य को इकट्ठा करेगी, गवाहों के बयान लेगी, फिर आरोपी को गिरफ्तार करेगी, जरूरत है फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देगी। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मजिस्ट्रेट कब किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? जब ऊपर हमने जैसे चर्चा की थी कि अपराध करते समय कोई भागते हुए अपराधी को पकड़ना है, तो एक साधारण व्यक्ति क्या है, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि अपने पास रख सकती है, उसके बाद पुलिस के पास सौंपना होता है। मजिस्ट्रेट कब कर सकता है? अपनी उपस्थिति में जब अपराध हो रहा है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट वारंट या आदेश के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के आदेश दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई के क्या विकल्प हैं? कहने की बात है कि मजिस्ट्रेट के पास जो पुलिस रिपोर्ट आई है, मतलब किसी जज के पास पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ना, जिसको चार्जशीट बोलते हैं, किसी मुकदमे की चार्जशीट भेजी है, तो जज क्या क्या कर सकता है? तो बताया गया है कि जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश की जाती है तो जज कुछ कुछ ये काम कर सकते हैं। यदि सबूत पर्याप्त हैं तो अभियुक्त के विरुद्ध समन या वारंट जारी करेगा कि अभियुक्त को पकड़ के लाओ, है ना, सबूत पर्याप्त हैं। मतलब अपर्याप्त है तो मामला को खत्म कर देगा। अगर मजिस्ट्रेट स्वयं अन्वीक्षण का आदेश दे सकता है, भाई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करके लाओ पहले, है ना। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूत की आवश्यकता है तो पुनः जांच के लिए फिर से आदेश दे सकता है। उदाहरण से समझते हैं, ऐसी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि आरोप सिद्ध नहीं होता लेकिन मजिस्ट्रेट को संदेह है तो वह खुद जांच का आदेश दे सकती है। सोचने वाली बात, पुलिस अगर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है तो मजिस्ट्रेट को संदेह हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जज फिर से आदेश दे सकता है। तो धारा 113 में मजिस्ट्रेट को यह विवेक अधिकार दिया गया है ना, खुद का अधिकार दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त निर्णय ले सके, चाहे वो आरोप तय हो, जांच दोबारा करवाना हो या संज्ञान न लेना हो, या इसका उद्देश्य न्यायिक निर्णय के साथ अभियोजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 तुच्छ मामलों में किस तरीके से ट्रायल होते हैं? ट्रायल का मतलब विचारण कैसे होते हैं? तो जो पेटी केसेस होते हैं, 417 में पेटी केसेस की बात की गई, तुच्छ मामलों की बात की गई है। तो तुच्छ मामले वे होते हैं जिनमें अधिकतम 3 माह तक का सजा का प्रावधान हो, केवल जुर्माना हो, है ना। ऐसे मामलों में कार्रवाई सरलीकृत होती है, न्यायिक समय की बचत के लिए तेज सुनवाई की जाती है, मजिस्ट्रेट तुरंत कार्रवाई कर सकता है, साक्ष्यों की औपचारिकता में ढील दी जा सकती है, जैसे बिना लाइसेंस वाहन चलाना, हल्की मारपीट हो, है ना, ये तुच्छ श्रेणी के अपराध में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है परिवाद के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन देख चुके हैं हम परिवाद वाला, आपको ध्यान हो कि कंप्लेंट अगर आपको डालनी होती है कोर्ट के पास तो किस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो जैसे कोई भी हमने कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास डाली है तो प्रारंभिक परीक्षण करेगा। यदि मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित यानी कि बड़े अपराध से संबंधित तो मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश दे सकती है। यदि साक्ष्य पर्याप्त है तो आरोपी के खिलाफ वारंट या समन जारी करके आरोपी को तलब करवाया जाएगा। यदि परिवाद निराधार है तो उसको खारिज कर सकते हैं। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 29 है एफआईआर रिपोर्ट क्या है? संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के बाद पुलिस क्या करती है? पता ही है कि एफआईआर रिपोर्ट पहली रिपोर्ट होती है जो कोई भी सूचना देता है 173 के तहत। यह वह रिपोर्ट होती है जो संज्ञेय अपराध की पहली सूचना पर पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है। सूचना मौके के लिखित हो सकती है। प्रक्रिया वही है कि एफआईआर दर्ज जैसे ही होती है तो पुलिस जांच शुरू कर देती है, घटना स्थल पर जाकर के उसका निरीक्षण करती है, साक्ष्य को इकट्ठा करती है, गवाहों से पूछताछ करती है, आरोपी गिरफ्तारी करती है यदि आवश्यक होता है। जांच के बाद रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास सौंप देती है, चाहे वो चार्जशीट हो या अंतिम रिपोर्ट हो। तो ये हमने ऊपर भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है किसी अपराध को करने की कौन सी विभिन्न अवस्थाएं होती, प्रयास कब दंडनीय होता है? सीधी सी बात है, कोई अपराध कब होता है ना, अपराध कब होता है? तो अपराध सबसे पहले उसकी इच्छा जानती इंटेंसिटी होती कि हमें सामने वाले को मारना है, तो उसके इच्छा में आया, मन में आया, फिर उसके लिए तैयारी करता है कि मारेंगे कैसे, चाकू से मारना है, धक्का देना है, या भाई किसी भी जगह पे एक्सीडेंट करके मारना है ना। फिर उसके लिए
प्रयास करेगा कि भाई एक्सीडेंट से मारना है तो चलो गाड़ी से मारेंगे। फिर जाकर के यहाँ पे पूर्ण अपराध हो जाता है, कमिट कर ली हो जाता है कि भाई अपराध हो गया है। तो प्रयास की बात है, जब कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता है परंतु वह पूर्ण नहीं होता है तब भी यह दंडनीय है, जिसको धारा 62 के तहत बोला जाता है। तो ध्यान है, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना? जैसे हमने देखा होगा किसी भी अपराध को करने के लिए किसी को गोली चलाकर मारना व गोली ना लगना, जो धारा 62 के तहत अटेम्प्ट किया है आपने। क्वेश्चन नंबर 33 है। अच्छा ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन मिसस्पेल्ड हो गया है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। दंडित दायित्व का मूल सिद्धांत क्या है? कि कृत्य अपने आप में अपराधी नहीं होते हैं, उसके साथ दोषी मस्तिष्क का होना भी आवश्यक है। सीधी सी बात है, कोई भी कायर अपराध नहीं हो सकता है, कार के साथ आपकी इंटेंसिटी भी जुड़ी होनी चाहिए। क्या है? जैसे कि ये सिद्धांत है, मैक्सिम्स है, एक्टस नॉन फैक्टेड रिनम निसी मेंसिट रिया। क्या बोल रहा है? एक्टस रेस्ट का मतलब है दोषपूर्ण कार्य। आप कार्य कर रहे हो, अनजाने में कोई किसी को मतलब चोट लग गई है तो आपका दोष नहीं था, लेकिन आप दोष करके ही कार्य कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, तो एक्टस रियस हो गया, है ना? दोषपूर्ण मस्तिष्क, आपका आशय था ऐसा करना, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी को धक्का दे दे तो घायल हो जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि मन में दोष नहीं था। तो ये सिद्धांत याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 34 बोलता है, हत्या की परिभाषा दीजिए और उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसमें हत्या का अपराध सदोष मानव वध में परिवर्तित हो जाता है। तो बीएनएस की धारा 103 में हत्या की परिभाषा दी गई, जब किसी व्यक्ति को मारने की मंशा से पूर्व नियोजन से अमानवीय कृत्य से मारा जाए। सीधी सी बात है, किसी के दिमाग में उसने उपज की कि उसको मारना है और नियोजन तरीके से किसी को मार रहे हैं, है ना? तो वो हत्या हो जाती है। एक होता है सदोष मानव वध, यानी धारा 100 के तहत कल्पेबल होमोसाइड बताया गया, नॉट द अमाउंटिंग टू द मर्डर। यदि हत्या परिस्थिति बस निश्चित है या उसका उकसावे में की गई है, जैसे अचानक झगड़े में व्यक्ति का मर जाना, है ना? किसी से धक्का मारा हो, गिर के मर गया हो, तो वो आपका सदोष मानव वध हो जाता है, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय न्याय संहिता में वर्णित विभिन्न प्रकार की चोटों का उल्लेख करती हो, गंभीर चोटों में अंतर बताइए। तो बीएनएस की धारा 115 में चोट की बात की गई है और 17 में गंभीर चोट की बात की गई है। तो शरीर को साधारण क्षति पहुंचाने वाली खरोंच, सूजन वगैरह, है ना, जैसे तो वो चोटें हो जाती हैं। गंभीर चोट, हड्डी टूटना, आंख का कान दृष्टि से ना देखना, जीवन का खतरा, हाँ, 20 दिन से अधिक दर्द है, तो ये सब गंभीर चोटों में आ जाता है। बताया गया है कि साधारण क्षति है, हाँ, कम दंड मिलेगा, थप्पड़ है जैसे उदाहरण में, तो ये हो जाती है चोट। गंभीर चोटें होती हैं, गंभीर स्थायी हो सकती है, दंड अधिक मिलेगा, हाथ टूटना एक उदाहरण हो सकता है इसका। अब थोड़े से यहाँ पे हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले यही है कि बीएनएसएस की भूमिका और उद्देश्य को समझाएं। तो बीएनएसएस पता ही है कि सीआरपीसी को बदल करके नया कानून है। यह आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती क्या करती है? न्यायिक प्रक्रिया को अधिक, तो किन के लिए होती है? जज के लिए होती है, ना कि किसी पुलिस वाले के लिए होती है। क्लियर बात? और इसमें वकील का भी काम होता है। तो न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाना, आधुनिक बनाना और नागरिक केंद्रित बनाने का उद्देश्य है, इसलिए इसको लाया गया है बीएनएसएस को, ठीक है? अच्छा, भूमिका की बात की जाए तो देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया गया। क्या-क्या आ गया है? डिजिटल साक्ष्य, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईएफआईआर जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया आधुनिक और फास्ट हो जाए। पीड़ितों के अधिकार की सुरक्षा, नए संहिता में पीड़ितों के अधिकार को अधिक स्पष्ट और सशक्त रूप से परिभाषित किया है, जैसे सूचना का अधिकार, एफआईआर की प्रति प्राप्त करना, एक कॉपी प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें बिल्कुल वैलिड तरीके से दर्शाई गई हैं। पुलिस का सुधार मतलब पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए दिशा निर्देश देना। पुलिस ढीला-ढाली नहीं कर सकेगी। चौथा है पॉइंट कि सार्वजनिक सुरक्षा का परीक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा देना, इसलिए तो नागरिक सुरक्षा संहिता है ना? मूल अधिकारों की रक्षा, यदि संहिता संविधान में दिए गए नागरिक मूल अधिकारों जैसे न्याय प्राप्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मानव गरिमा का अधिकार रखने के लिए भी कार्य करती है। ये भूमिकाएं हैं।
अगर उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है इनके, तो आपराधिक प्रक्रिया को सरल बनाना और तुरंत न्याय मिलना, जल्दी न्याय मिलना। तो मुकदमे की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए ताकि लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। तकनीकी उपयोग का बढ़ावा, एफआईआर, चार्जशीट, गवाही आदि को डिजिटल माध्यम से भी स्वीकार करना। पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, जो पीड़ित है उसके पक्ष में तेजी से काम करना। अपराध के दौरान पीड़ित को सूचना देना, सुरक्षा देना, न्याय दिलाना इसकी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद समानता, निष्पक्षता, सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अपराध का नियंत्रण, यानी यह संहिता अपराधियों को दंडित करने के लिए अपराध पर रोक लगाने की प्रभावी व्यवस्था देगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और नियमों की व्याख्या कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को कानून रूप से उसकी आज़ादी से वंचित करना गिरफ्तारी होती है। ठीक है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया 35 से 51 देखने को मिलती है। सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है। 36 में तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करते समय कारण बताना होगा। उसके बाद जब कारण बता दोगे तो फिर मेमो बनाओगे। मेमो 36 के बी में होता है, गिरफ्तारी का लिखित ज्ञापन तैयार करना अनिवार्य है, जिसमें समय की तिथि, गिरफ्तारी का स्थान, गवाहों के हस्ताक्षर यदि शामिल हों कि भाई इस समय से इस जगह से उठाया गया, इतनी चीज़ों की जब्ती की है, इसके जेब में ये निकला, ये सभी चीज़ें मेमो में आ जाती हैं। गिरफ्तार होने के बाद व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। वकील से मिलने का अधिकार 38 में बताया गया है। परिवार को सूचना देने का 48 में बताया गया है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना 58 में बताया, 38, 58 और 48। ठीक है, बल का प्रयोग, यदि मान लीजिए आरोपी गिरफ्तारी में सहयोग नहीं करता, भागने की कोशिश करती है, तो पुलिस यहाँ बल का प्रयोग कर सकती है गिरफ्तारी के दौरान, धारा 46 में। महिला की गिरफ्तारी के लिए यहाँ विशेष नियम बताए गए। सूर्यास्त यानी कि सूरज डूबने के बाद गिरफ्तारी नहीं की जा सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट की अनुमति ना हो। मतलब जज से आपको स्पेशल अनुमति लेनी होगी, तब महिला को 5 बजे के बाद गिरफ्तार करोगे। महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायालय की शक्तियों को समझाएं, है ना। पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, है ना। क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है। तो उच्चतम न्यायालय संविधान के 136 के तहत अपील सुनने की शक्ति रखता है। तो पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है 136 के तहत किसी भी हाई कोर्ट की अपील सुन सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना, जो हमें पता है 35 में, आर्टिकल 32 में। हाई कोर्ट के पास 482 के तहत अग्रिम जमानत देने की शक्ति है। सत्र न्यायाधीश गंभीर अपराधों, हत्या, बलात्कार का ट्रायल करने का अधिकार रखती है। आजीवन कारावास, मृत्युदंड देने की शक्ति रखती है ना। यही तो पावर होती है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं प्रथम श्रेणी के, इनके पास 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना का यहाँ पावर रहता है। अच्छा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का होता है, उसको 1 साल की सजा देने का अधिकार और 5,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। उसके बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होता है, शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी कर सकता है, धारा 144, चाहे वो एसडीएम भी हो सकता है, चाहे डीएम भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मुकदमे की प्रारंभिक कुछ सुनवाई, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो वे प्रक्रियाएं जो मुकदमे के आरंभ से पहले की होती हैं, जिनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करना हो। तो भाई किसी भी मुकदमे की शुरू होने से पहले होती हैं, है ना। जैसे कि प्री ट्रायल क्या होता है, एफआईआर पंजीकरण करना। भाई ट्रायल के पहले एफआईआर ही तो पंजीकरण होगा। तो अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फिर जांच करती है, जांच के बाद गिरफ्तारी करती है, फिर चार्जशीट 193 तहत जांच होने के बाद जो भी होती है चार्जशीट या नो केस वगैरह की रिपोर्ट दाखिल करती है, जो हम ऊपर शॉर्ट में देख चुके थे, है ना। फिर न्यायालय क्या होगा, रिपोर्ट की जांच देखता है, तय करता है कि ट्रायल शुरू करना है या नहीं करना है। फिर उसकी उपस्थिति पे आरोप का गठन न्यायालय तय करता है कि अपराध के लिए आरोपी का पर मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, वही प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, साक्ष्य का संकलन। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या होता है एविडेंस कलेक्शन, किसी अपराध से जुड़े तथ्यों, वस्तुओं, दस्तावेजों, बयानों को एकत्रित करना ताकि अभियोजन यानी कि कोई भी मुकदमा सिद्ध हो सके। तो क्या विधियां हैं, गवाहों के बयान लिए जाते हैं 180 के तहत, पुलिस जांच के दौरान गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर सकती है। निरीक्षण और जांच, इंस्पेक्शन यानी कि घटना स्थल का निरीक्षण करना, वस्तुओं का परीक्षण करना, ये भी होता है साक्ष्यों को जुटाने के लिए। जांच अधिकारी, जिसको आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नोटिस जारी करता द्वारा नोटिस जारी, आवश्यक दस्तावेज, व्यक्ति या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने की पावर। मेडिकल रिपोर्ट या बलात्कार या चोट जैसे मामलों में मेडिकल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण एविडेंस हो जाता है। जांच
अधिकारी की डायरी। पता है कि संपूर्ण जाँच दैनिक प्रस्पष्टीकरण से न्यायालय देख सकता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी जाँच डायरी में क्या-क्या, कब-कब लिख रहा है। उसके बाद डिजिटल साक्ष्य, बीएनएस की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मोबाइल डाटा, सीसीटीवी फुटेज आदि एविडेंस के तौर पे लिए जा सकते हैं। तो ये थे सब इम्पोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चंस और यहाँ पे हमारी पूरी पीडीएफ हो जाती है कंप्लीट। आई होप पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।